हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक रिकॉर्ड्स। आज हम हमारी इंटरव्यू सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज एक्सटर्नलाइजेशन इन जावा। तो एक्सटर्नलाइजेशन भी सीरियलाइजेशन ही होता है, मगर उसका थोड़ा एक कस्टमाइज्ड या कहें मोर कंट्रोल्ड फॉर्म। तो हमने सीरियलाइजेशन में जैसे पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं और उसको फाइल में सेव करते हैं, उसे सीरियलाइजेशन कहते हैं। और इसका अपोजिट उसे डिसरियलाइजेशन कहा जाता है, जब किसी बाइट स्ट्रीम को वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो एक्सटर्नलाइजेशन में ये जो सीरियलाइजेशन प्रोसेस है, इस पर हमें ज्यादा कंट्रोल मिलता है कि इस ऑब्जेक्ट के कितने मेंबर्स को किस तरह से आप स्ट्रीम में राइट करना चाहते हैं, तो उस पर पूरा कंट्रोल आपको एक्सटर्नलाइजेशन देता है। एक्सटर्नलाइजेशन की डेफिनेशन में आप देखेंगे कि एक्सटर्नलाइजेशन इन जावा इज अ मैकेनिज्म ऑफ कस्टमाइजिंग serialization process where we can decide what to store in the stream. एक्सटर्नलाइजेशन जावा में एक सीरियलाइजेशन का कस्टमाइजिंग फॉर्म है, कस्टमाइज्ड फॉर्म है, वेयर वी कैन डिसाइड, जहां हम डिसाइड कर सकते हैं कि स्टोर क्या करना है हमें स्ट्रीम में, कि जो ऑब्जेक्ट है उसके कौन से फील्ड्स हमें स्ट्रीम में स्टोर करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कैसे करने हैं। इट इज ऑलवेज इट इज अचीव्ड थ्रू एक्सटर्नलाइजेबल इंटरफेस। जो एक्सटर्नलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नलाइजेबल इंटरफेस के थ्रू अचीव होता है। इट इज नॉट अ मार्कर इंटरफेस। ये लाइन यहाँ पर इसलिए लिखी गई है क्योंकि इससे पहले जब हम सीरियलाइजेशन देखा, तो जो सीरियलाइजेबल इंटरफेस होता है जिसके थ्रू हम सीरियलाइजेशन परफॉर्म करते हैं, वो एक मार्कर इंटरफेस होता है जिसके अंदर कोई फील्ड डेटा मेंबर या मेथड नहीं होता है। तो जो एक्सटर्नलाइजेबल इंटरफेस है वो एक मार्कर इंटरफेस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये दो फंक्शंस होते हैं, जिन्हें ये दो मेथड होते हैं जिन्हें ओवरराइड करना पड़ता है जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर हम सीरियलाइज करेंगे। तो ये दो मेथड रीड एक्सटर्नल और राइट एक्सटर्नल इस एक्सटर्नलाइजेबल इंटरफेस के थ्रू हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। हम आगे बढ़े इसको और समझने के लिए कि एक्सटर्नलाइजेशन क्या होता है। कि मान लो एक क्लास हमारे पास एम्प्लॉय है जिसके अंदर हमारे पास रफली आप मान सकते हो 40-50-100 कितने भी डेटा मेंबर्स हैं। उन डेटा मेंबर्स पे मान लो आप चाहते हो कि 20 डेटा मेंबर्स ऐसे हैं जिन्हें हमें सीरियलाइज नहीं करना है, बाकी के डेटा मेंबर्स को सीरियलाइज करना है। तो ये फीचर हमें ज़्यादा कस्टमाइज्ड फॉर्म में एक्सटर्नलाइजेशन प्रोवाइड करता है। और आप चाहते हो उन 50 में से 20 तो आप serialize नहीं करना चाहते, मगर 20 डेटा मेंबर ऐसे हैं जिन्हें आप, बचे हुए 30 में से 20 डेटा मेंबर ऐसे हैं जिन्हें आप अलग तरह से serialize करना चाहते हो। मान लो उसको उसके कैरेक्टर्स में कुछ अपेंड करना चाहते हो, किसी कुछ भी करना चाहते हो, तो वो सारा आपको कंट्रोल एक्सटर्नलाइजेबल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो इसी बाकी प्रोसेस सेम है, आप देखेंगे यहाँ पे वही सीरियलाइजेशन होता है और वही डिसरियलाइजेशन होता है। और ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में कन्वर्जन का तरीका भी सेम है, और वापस बाइट स्ट्रीम को रीड करके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का तरीका भी बिल्कुल सीरियलाइजेशन की तरह सेम है। आप अपन कोड पे चलते हैं। कोड पे आप देखोगे, मान लो एक एम्प्लॉय क्लास है। मैं यहाँ पर आपको एक्सटर्नलाइजेशन कैसे होता है वो एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। एक एम्प्लॉय क्लास है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट है, और ये गेटर सेटर्स हैं। सिंपल एक टू स्ट्रिंग है। ओके। एक्सटर्नलाइजेशन डेमो मैंने यहाँ पे एक बनाया है। ये बिल्कुल सिमिलर कोड है जो हमने सीरियलाइजेशन के लिए किया था। बिल्कुल सेम। एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसे हमने राइट किया, बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके एक फाइल में राइट किया। उसके बाद उस फाइल से वापस रीड करके हमने इसे वापस एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया और उसे प्रिंट कर दिया। बिल्कुल सिमिलर कोड, कोई एक लाइन भी चेंज नहीं है। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे पास ये एम्प्लॉय क्लास है, इसमें एक्सटर्नलाइजेशन किस तरह से एनेबल करें। तो इसके लिए हमें इम्प्लीमेंट्स करना पड़ता है एक्सटर्नलाइजेबल इंटरफेस के थ्रू। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आ रही है। तो इसके मेथड्स मैं दोनों इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ठीक है। तो ये मेथड हमने ओवरराइड किए।
अब इस मेथड में हम लिखते हैं कि हमें कौन से फील्ड्स जो हैं बाइट स्ट्रीम में राइट करने हैं, तो वो हम इसके अंदर लिखते हैं। तो ये जो पैरामीटर है, तो इस आर्ग्यूमेंट के पास इस ऑब्जेक्ट आउटपुट आर्ग्यूमेंट जो है इसके पास हमें इस क्लास के अंदर मेथड मिलता है राइट ऑब्जेक्ट। उससे पहले हम देखेंगे राइट इंट। इसमें हम कह रहे हैं कि सबसे पहले हम जो एम्प्लॉय की आईडी है उसे राइट करेंगे, उसके बाद हम जो डिपार्टमेंट है उसे राइट करेंगे, और इसी फॉर्म में हम रीड करेंगे। डॉट रीड इंट, ठीक है। जब हम इसे रीड करेंगे तो इसे इसी क्लास के जो एम्प्लॉय आईडी है उसमें सेव कर देंगे, और डिपार्टमेंट को रीड करके डिपार्टमेंट में सेव कर देंगे। ठीक है, रीड ऑब्जेक्ट आपको एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है जिसे हमें कास्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर हम खुद बता रहे हैं कि हमें ये दो फील्ड जो है राइट करने हैं, और इसी फॉर्म में हमें इसको रीड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस का कंट्रोल ले रहे हैं हमारे पास कि इस तरह से राइट करना है। सीरियलाइजेशन में आपने देखा होगा कि हमारे पास ये कंट्रोल नहीं है। सीरियलाइजेशन ऑटोमेटिकली जितने भी फील्ड्स होते हैं उनको राइट कर देता है स्ट्रीम में, और रीड के टाइम पे भी आपको सीधे कास्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप आउटपुट देखेंगे कि ये सबसे पहले सीरियलाइज हुआ, देखेंगे। उसके बाद ये डीसीरियलाइज हुआ, और यहाँ पर डीसीरियलाइजेशन के बाद जब ये स्ट्रीम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुई तो ये इस ऑब्जेक्ट में ये दोनों फील्ड्स अवेलेबल थे जो हमने सीरियलाइज किए थे। ठीक है, तो अब हम इस पे अब हम ये देखना चाहते हैं कि हम ये जो स्ट्रीम है जो सीरियलाइज हम कर रहे हैं उसमें हम चाहते हैं कि ये एम्प्लॉय आईडी जो है वो सीरियलाइज ना हो, वो राइट ना हो, और ना ही हम उसे रीड करेंगे, क्योंकि राइट ही नहीं है तो हम रीड भी नहीं कर सकते। ठीक है, एक तरह से ये कंट्रोल मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से सीरियलाइजेशन में कस्टमाइजेशन आता है, कि हमने इस फील्ड को राइट ही नहीं किया। तो जब मैं इस प्रोग्राम को वापस रन करूंगा तो आप देखना, तो ये एम्प्लॉय आईडी है अभी जिसमें 101 आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नल मिलेगा। इसका मतलब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि हम किसी भी पर्टिकुलर फील्ड को राइट ही ना करें, तो वो फील्ड राइट नहीं हुआ। ठीक है, हम चाहते तो उस फील्ड के साथ में कुछ और चीज़ अपेंड करके भी राइट कर सकते थे। जो मन में आए हम किसी भी फील्ड के साथ सीरियलाइजेशन सीरियलाइजेशन परफॉर्म करते टाइम ये कर सकते हैं। तो ये जो कस्टमाइजेशन सीरियलाइजेशन के ऊपर पूरा हमको मिला है, ये कंट्रोल हमें जो मिला है इसे एक्सटर्नलाइजेशन कहते हैं। इसे अचीव करते हैं अपन एक्सटर्नलाइजेबल इंटरफेस के थ्रू। ठीक है, अब सीरियलाइजेशन एक्सटर्नलाइजेशन की दोनों की हमने बात तो करी। अब आप देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ऑब्वियसली दोनों इंटरफेसेस हैं। सीरियलाइजेशन और एक्सटर्नलाइजेशन दोनों सीरियलाइजेबल और एक्सटर्नलाइजेबल इंटरफेस के थ्रू हमको फीचर मिलते हैं, तो दोनों इंटरफेस है। बट सीरियलाइजेबल एक मार्कर इंटरफेस है, एक्सटर्नलाइजेबल एक नॉर्मल इंटरफेस है, मार्कर नहीं है, जिसके अंदर हमें रीड एक्सटर्नल और राइट एक्सटर्नल दोनों मेथड मिलते हैं। ठीक है, ये एक डिफ़ॉल्ट सीरियलाइजेशन प्रोसेस है जो सीरियलाइजेशन है। एक्सटर्नलाइजेशन एक कस्टमाइज्ड सीरियलाइजेशन प्रोसेस है। ठीक है, सीरियलाइजेशन में हमने देखा था कि उसमें हमने सीरियल वर्जन यूआईडी प्रोवाइड की थी। इसमें कोई सीरियल वर्जन यूआईडी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमाइज़ है, हमें पता है कि कौन से वैल्यूज़ हमें राइट करनी है, कौन सी वैल्यूज़ हमें रीड करनी है। ओके, तो इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक पे बात करें तो ये जेवीएम स्पेसिफिक सीरियलाइजेशन जो है वो जेवीएम स्पेसिफिक था। उसमें हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं था कि कौन से फील्ड्स पे हम कस्टमाइज़ तरीके से सीरियलाइजेशन परफॉर्म करें। ठीक है, वो जेवीएम के हाथ में था। और एक्सटर्नलाइजेशन में ये पूरा जो कंट्रोल है वो हमारे ऊपर होता है। एक्सटर्नलाइजेबल
externalization provides implementation logic control to the application by overriding these two methods. ठीक है, इसके बाद परफॉर्मेंस की बात करें, ऑब्वियसली serialization जो होता है वो serializable इंटरफेस के थ्रू होता है, बट उसमें जो कंट्रोल है पूरा वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है, इसलिए रिफ्लेक्शन एपीआई के थ्रू होता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा स्लो होता है कंपेयर टू एक्सटर्नलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा कंट्रोल और इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये था हमारे इंटरव्यू सीरीज में एक्सटर्नलाइजेशन, व्हाट इज एक्सटर्नलाइजेशन। तो और कोई भी टॉपिक जिस पे आपको डिस्कस करना हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।